बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस एक और एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। नाज़रीन, मिसल मशहूर है कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। कि एक और मशहूर मकूला है नाज़रीन कि आमद आफ्ताब दलील आफ्ताब। इन दोनों का मतलब यह है कि जब इश्क अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो अपनी तर्जुमानी के लिए फिर उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कौम इश्क को सरमस्ती में डूब जाती है तो इस कैफियत को फिर किसी पब्लिसिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप जो न्यूज़ चैनल्स हैं या अखबारात हैं उनको अरबों करोड़ों के इश्तिहारात दें और बड़ी बड़ी टीमें बनाएं सोशल मीडिया के लिए, ताकि जो आपका मौक़िफ़ है वो आवाम में बड़े पैमाने पर जाए, जिसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जब पूरी कौम खुद ही एक जज्बे में, एक नज़रिए में डूब चुकी है और यकमुश्त हो चुकी है, तो अब उस सूरत हाल को आज खुद जिस तरह यूरेनियम अफजूदा हो जाती है तो एनरिच्ड यूरेनियम जिसे कहते हैं, तो वो एक एटमी ताकत बन जाती है और बिजली पैदा होती रही है, आज खुद एक सिस्टम चल पड़ता है, तो ये सूरत हाल बन जाती है। और जो आमद आफ्ताब, तलुए आफ्ताब का मतलब ये है कि जब सूरज तलू हो जाता है, जब सूरज आ जाता है तो फिर उसे भी अपनी गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जनाब सूरज तलू हो गया है। जिस तरह के जब पहली तारीख आती है तो हम ये नहीं कहते कि जी शमसी महीने की पहली तारीख आज है तो पता करें आज सूरज चढ़ा है कि नहीं चढ़ा। ऐसा कभी भी मामला नहीं हुआ। जिस तरह रूअत हलाल कमेटी बनती है कि जी पहली तारीख कल होनी है, आज रात को पता करें कि चांद चढ़ा है कि नहीं चढ़ा, फिर लोगों की गवाहियाँ मांगी जाती हैं, फिर पूरा प्रोसेस आपको पता ही है। लेकिन सूरज के हवाले से कभी किसी ने गवाही नहीं मांगी कि आज सूरज सुबह तलू हुआ है या नहीं हुआ। वो अपना तलू होने की दलील, अपने तलू होने की गवाही खुद ही होता है, इसलिए कहते हैं कि आमद आफ्ताब दलील आफ्ताब। तो यही सूरत इस वक्त नाज़रीन पीटीआई की बनी हुई है और पूरी कौम की बनी हुई है। और जो हज़ारों साल की तारीख है उसमें आपने देखा होगा कि ये जब पूरी कौम इसी तरह इश्क और सरमस्ती में डूब जाती है तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम भी नाज़रीन इश्क और मस्ती की कम व बेश ऐसी ही सूरत हाल से में आ गए हैं और बड़ी कोशिश कर कर के देख ली है जो हमारे ताकतवर हलके हैं। चूँकि तमाम ताकतवर हलके तो ये काम नहीं कर रहे, जो उस ताकतवर हलकों में चहीते हैं जो मीडिया इम्पोर्टेड सरकार के, जो साबका इम्पोर्टेड सरकार है और मौजूदा कठपुतली निगरान है, इनके जो चहीते हैं वो बड़ी कोशिश करके देख चुके हैं, लेकिन मामलात उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। बल्कि अब सूरत हाल ये बन गई है कि खुद नून लीग वाले जिद हो गए हैं। और आज जो ताज़ा तरीन बयान आया है जावेद हाशमी का और राना सनाउल्लाह का, उसे पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हालात उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रहे। बल्कि जावेद हाशमी ने तो बहुत बड़ी मुखबरी कर दिया, कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। उनका आज के बयान ने तो बड़ी तबाही फेर दी, हर तरफ उसी का शोर और चर्चा है, सवाए जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि उसे तो अरबों रुपए लगे हुए हैं। जावेद हाशमी ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि वो आने वाले दौर में जो 2024 के आम इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं उसमें ना नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रहे हैं और ना शहबाज शरीफ को। बड़ा ज़ोरदार बयान आया है नाज़रीन जावेद हाशमी का, जो पीटीआई में नून लीग की तरफ से एक घुसपैठ थी और बड़े धरने का जब तारीखी मौका था तो उस वक्त उनसे बगावत करवाई गई थी ताकि उनका जो बुखार चढ़ रहा था कौम को उस वक्त तब्दीली का, वो टूट जाए। बड़ा एक बहुत उन्होंने उस टाइम मीर जाफ़र वाला किरदार अदा किया था, मीर सादक वाला, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाला है। इमरान खान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, खुद उसकी अपनी सियासत का भट्टा बैठ गया और उसको इस हद तक नज़रअंदाज किया गया कि आज वो ये बयान दे रहा है कि वो अगले आम इंतखाबात में ना नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं और ना शहबाज शरीफ को। और एक और इस अहम बयान की अहम वजह नाज़रीन ये है कि जो जावेद हाशमी हैं उन्हें ताकतवर हलकों के करीब समझा जाता है। जब ताकतवर हलकों ने कोई ऐसा बयान देना हो जिसकी वो जिम्मेदारी ना लेना चाहें तो जावेद हाशमी जैसे लोग उन्होंने रखे हुए हैं, फिर उनके ज़रिए बयान दिलवाया जाता है। तो इससे भी जो हमने पिछली वीडियोज़ में आपको कहा था कि वो सूरत हाल नहीं है जो बाकी चैनल्स और कुछ यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं। हालात बहुत ख़राब हैं नून लीग के लिए ख़ास तौर पर, और इसीलिए राना सनाउल्लाह ने बड़ी खौफनाक धमकी लगाई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर अब नफरत की सियासत की गई तो मुल्क का नुकसान होगा।
इनके नज़दीक नाजरीन नफ़रत की सियासत क्या है? नफ़रत की सियासत ये है कि अगर आप चोर को चोर कहते हैं, अगर आप डाकू को डाकू कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ को ज़ख़ीरा अंदोज़ कहते हैं, माफिया को माफिया कहते हैं और गॉड फादर को गॉड फादर कहते हैं, तो ये नफ़रत की सियासत है। और मुल्क के नुकसान से मुराद ये है कि ये फिर इस्टेब्लिशमेंट को धमका रहे हैं। इनके नज़दीक मुल्क इस्टेब्लिशमेंट है और सियासत और जमहूरियत ये खुद हैं। जो जैसे भी ये सियासत करें, करप्शन करें, लूट मार करें, ये जमहूरियत हैं। और जो मुल्क है वो इस्टेब्लिशमेंट है और उन्हें अब ये धमकी दे रहे हैं कि अगर अब नफरत की सियासत की गई, यानी अगर अब भी PTI को आज़ादाना तौर पर आम इंतखाबात में हिस्सा लेने और अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी गई तो फिर मुल्क का यानी इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान हो जाएगा। ये बिलवास्ता एक धमकी लगाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ मामला क्या हैं, वो ये हैं कि इमरान खान ने क्या नई हिकमत अमली बनाई है और खैबर पख्तूनख्वा और के गवर्नर और वज़ीर आला के लिए मुराद सईद, कामरान बंगश, शहरयार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर जैसे नए सियासतदानों को शॉर्ट लिस्ट क्यों किया गया है। बड़ी अहम वीडियो है नाज़रीन। बहुत से इसमें हमने बहुत से आपके लिए दिलचस्प मामला भी पेश किए हैं और बहुत सी तारीखी वाक़यात और हक़ाइक़ भी लेकर आए हैं। आरफाना कलाम भी है, उर्दू अदब भी है, बहुत एक्सक्लूसिव और आपके लिए ज़ोरदार ये वीडियो है। आपने इसको बड़ी दिलचस्पी से देखना है और इसके अंदर जो मफ़हूम है उसे भी समझना है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान को जो ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी, जिनका हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता ये पैगाम दे दिया गया है कि आपने आइंदा के लिए जो तश्कील देनी है अपनी हुकूमत, उसमें वही लोग नहीं होने चाहिए जैसे कि पहले उस्मान बुज़दार था, परवेज़ खटक था, अलीम खान था और महमूद खान था, यानी जो पुराने पापी हैं उन्हें आप ना रखें। मुझे याद है नाज़रीन कि यहाँ एक जनूबी पंजाब में एक जलसा हुआ था पीपल्स पार्टी का, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने तनकीदी तकरीर करते हुए फप्ती कसी थी PTI पर। उन दिनों में साल डेढ़ साल हुआ था PTI की हुकूमत को, तो उन्होंने सराइकी में कहा था कि ऐसे ही तब्दीली की ने घे नावे है कप्तान, उनके कने कारीगर तो सारे पुराने हन, यानी जो जहांगीर तरीन वगैरह जो पुराने पापी थे वही तो उनके मार थे, वही इंजीनियर थे, वही मिस्त्री थे, तो कारीगर वही थे, तो फिर नया पाकिस्तान कैसे बनना था। बड़ी हद तक उनकी बात सही थी और यही लोग फिर बाद में रुकावट भी बने। नाज़रीन, बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि जनाब आप जो ख़बरें देते हैं वो किसी और चैनल और किसी दूसरे अखबार या यूट्यूबर नहीं देता, तो जनाब उनके लिए हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि ख़बरें मौजूद होती हैं, कुछ लोग उन पर तवज्जो नहीं देते और ऐसे तायराना नज़र मारकर गुजर जाते हैं, और लेकिन कुछ लोगों का फिर पेट का मसला है, वो उनको नज़रअंदाज करते हैं उन ख़बरों को। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बैन सतूर मौजूद असल मैसेज होता है हर खबर के अंदर, उस तक हर बंदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रिसर्च करें, इंटरनेशनल मामलात को भी देखें, नेशनल को भी देखें और ग्रास रूट लेवल पर जो लोगों की राय है उनकी नब्ज़ पर भी हाथ रखें। एक और बड़ी वजह नाज़रीन अहम ये है कि जो पाकिस्तान की मुल्क की सियासत है, मुल्क की इक़्तिदार है, वो जो हमारी आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, आलमी हमारी सरप्रस्त ममालिक हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे सऊदी अरब है, चीन है और बहुत से ममालिक हैं, उनके मुशावरत से, उनकी तरफ से NOC मिलने के बाद ही दिया जाता है। बाकी सारे काम को हमारी जो मुक़्तदर आला क़ुव्वतें हैं वो मैनेज करती हैं। तो इसलिए जब भी आपने अंदाज़ा लगाना हो कि क्या होने जा रहा है, तो आपको ये सारी मजमूई सूरत हाल को देखना पड़ता है और इस तनाजुर में आपको अंदाज़ा लगता है कि क्या होने जा रहा है। अब जो नून लीग वालों ने अचानक फिर दोबारा धमकियां देनी शुरू की हैं, और आपको पता है इस गालम गलोच ब्रिगेड का जो सबसे बड़ा सिपा सलार आला है वो राना सनाउल्लाह है, और उसकी तरफ से सबसे पहले धमकी दिलवाई गई है कि जनाब अगर आप भी नफरत की सियासत की गई तो मुल्क का नुकसान होगा, यानी किसको वो धमकी दे रहे हैं। इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपनी जगह पर चीख रही है, और मौलाना की तो खैर आजकल बहुत ही हालात ख़राब है, उन्होंने इसलिए गज़ा जाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो गज़ा अभी तक पहुँचे नहीं है। और ज़ाहिर का ये कहना है कि ये भी वैसा ही ऐलान है वैसा ही दौरा है जिस तरह नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से पहले 4 ममालिक के दौरे का ऐलान किया था, लेकिन फिर वहाँ पर वो ना जा सके चारों ममालिक में। नाज़रीन, फैसले चूँकि ऊपर होते हैं, आम इंतखाबात एक ड्रामा होते हैं, या उस वक्त तक
آزادانہ عام انتخابات کروانے کی اجازت نہیں دی جاتی جب تک اوپر سے آرڈر نہ آ جائے. اس لیے پچھلے عام انتخابات کم و بیش جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں کسی نہ کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ ملوث رہی ہے. تو اس تناظر میں ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا. یعنی ہماری ملکی سیاست کی یہ بڑی بہترین عکاسی ہے ناظرین کہ جو بھی اوپر سے آرڈر آتا ہے آپ تو کرتے تو وہ ہیں، ہم سے بس ایک فارمیلٹی آپ لوگ پوری کرواتے ہیں. آپ پہلے لسٹیں بنا لیتے ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں وہ پہلے ان کو بھیج دیتے ہیں مختلف جماعتوں میں، اور اس کے علاوہ جو پاپولر جماعت ہوتی ہے اس کا راستہ روکتے ہیں، اس کی قیادت کو کیسز میں الجھا دیتے ہیں. لیکن بار بار ایک ہی جو کہتے ہیں نا کاٹھ کی ہنڈیاں بار بار نہیں چڑھتی، اب چڑھتی سوری. تو یہ پھر صورتحال اس لیے اس دفعہ مشکل بنی ہوئی ہے کہ یہ 10-20% فرق ہو نا ناظرین پھر تو آپ اسے مینج کر لیتے ہیں. جب فرق ہی ایک طرف 50-60-70% کا فرق زیادہ ہو، ایک طرف 80-90% لوگ ہوں، ایک طرف 10-15-20% لوگ ہوں، ووٹرز ہوں یعنی، تو آپ اسے مینج پھر نہیں کر سکتے. پھر 1971 ہو جاتا ہے. یہ بات ہے جس کی وجہ سے سارا معاملہ پھنسا ہوا ہے، اور نون لیگ بار بار صلح بھی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، پھر لڑ بھی پڑتی ہے کیونکہ وہ آزادانہ الیکشن تو اسے قبول نہیں ہے. تو ناظرین اسی جو غزل کے 2 شعر اور بھی ہیں، ان میں بھی بہت سی اہم چیزوں کی عکاسی ہو رہی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نام نہاد مولانا حضرات ہیں اور جو ہماری حکومت اور عوام کا صورتحال ہے، اور خاص طور پر جو نون لیگ کی سیاست ہے، اگلے 2 شعر اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش ہم کرتے ہیں. کہا شاعر نے کہ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میں خانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی، مستی میں انعام کیا. یعنی پہلا شعر تھا کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا. شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میں خانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی، مستی میں انعام کیا. اور جو پہلا شعر بہت مشہور ہے ناظرین وہ یہ تھا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا. یہ ناظرین آخر اس بیماری دل نے، ان کی جو تمام تدبیریں ہیں وہ الٹی ہونے جا رہی ہیں، اور اس بیماری دل نے ان کا کام تمام کرنا ہے. اور ان کی جو بیماری دل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حل من مزید، حل من مزید. یعنی جو دوزخ ہے نا ناظرین، یہ قیامت کے روز پکارے گا کہ جتنے بھی اس میں گناہگار ڈال دیے جائیں گے، وہ کہے گا حل من مزید. وہاں سے آواز آئے گی جس طرح لاؤڈ سپیکر سے آواز آتی ہے کہ اور جو کچھ ہے وہ بھی لاؤ، اور لاؤ، ابھی بھی میری بھوک ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی میرا پیٹ نہیں بھرا، جو گناہگار ہیں اور میرے لیے لے کر. اسے خوفناک آواز آئے گی، اور جو لوگ جن کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا وہ کانپ رہے ہوں گے کہ یہ کیا، اور ابھی تو اور بہت سے لوگ وہاں جانے والے ہیں. تو اسی طرح جو ان کے پیٹ کا دوزخ ہے، یہ جو ہوس کے پجاری ہیں، پیسے کی ہوس، اقتدار کی ہوس، اس کے خود بھی پجاری ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بس ان کے لیے اور آئے اور آئے اور آئے. یہ ان کی بیماری دل ہے. لیکن اس بیماری دل نے ان کا اب کام تمام کر دیا ہے، کیونکہ جو دوسری طرف جو پہلا شعر تھا کہ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میں خانے میں، جب جبہ خرقہ کرتا ٹوپی، مستی میں انعام کیا. ناظرین یہ ملک، یہ مملکت خداداد پاکستان، لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنا ہوا ملک، بے شک 25 کروڑ عوام کے لیے ایک مسجد کی طرح محترم ہے. اور اس میں اب یہ سب لوگ اس مسجد میں یہ ننگے ہونے والے ہیں 8 فروری 2024 کے عام انتخابات سے پہلے. اور ناظرین یہ عشق و مستی میں جب ڈوب جاتے ہیں عوام، ان کا اب یہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، اور یہ ناممکن ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان کی جرأت رندانہ ہے نا ناظرین، اس کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہے. قیام پاکستان سے پہلے یہ جو قوم تھی، یہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کی جرأت رندانہ کی وجہ سے عشق و مستی میں ڈوبی تھی اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا. اور اس بار عمران خان کی جرأت رندانہ کی وجہ سے پوری قوم عظیم صوفی شاعر بو علی شاہ قلندر کے اس عارفانہ کلام
की मिसल इश्क व मस्ती में डूबी हुई है, ये भी हम आपके सामने आज पेश करते हैं। जो हमारा असल मौजू है, जो हमारे नई नस्ल के वज़राए आला आ रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में भी इंशाअल्लाह और बलूचिस्तान में भी, इस हवाले से हम मज़ीद वीडियोज़ भी बनाएंगे। आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा जो तफसील है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हवाले से है। नाज़रीन, पहले हम बू अली शाह कलंदर की वो आरफाना कलाम पेश करते हैं। है तो फ़ारसी में, साथ साथ उसका तर्जुमा भी देंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इनके बस से मामलात बाहर क्यों हो गए हैं। ये आज की इस वीडियो का अहम मौजू है। जिस तरह लोग अभी तक शक में मुब्तला हैं और ये समझते हैं कि जनाब जिस तरह पहले ये खुद ही सारा कुछ करते थे, इस बार भी वैसा ही होगा, तो ये आप नोट कर लें कि हर बार ऐसा नहीं होता। कोई 10-20% वाक़यात ऐसे पेश आ जाते हैं कि जिस तरह 1947 को क़याम पाकिस्तान मुमकिन हो गया था, क्योंकि जो मुसलमानान हिंद हैं उन्होंने अंग्रेज़ की और हिंदुओं की और कुछ इस्लामी मुस्लिम जमातों की भरपूर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान के हक़ में वोट दे दिया था। इसी तरह 1971 में भी लोगों ने अवाम पीपल्स पार्टी के हक़ में वोट दे दिया और उसके हक़ में वोट नहीं दिया जो दूसरी पुरानी सियासी जमातें चली आ रही थी। मुस्लिम लीग क़यूम थी, मुस्लिम लीग कन्वेंशन थी, इस तरह की जो जमातें थी। तो इसी तरह की सूरत हाल एक बार फिर पैदा होने जा रही है। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि जब पूरी कौम इश्क व मस्ती में डूब जाती है तो उसकी क्या कैफियत होती है, और फिर वो ये नहीं देख रही होती कि मेरा क्या नुकसान हो रहा है, मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो आरफाना कलाम है ये एक फ़र्द की इस कैफियत के बारे में भी है जिसे हम इश्क हकीकी कहते हैं, और एक कौम की या एक पूरे मुआशरे की इस कैफियत के बारे में भी है जिसे हम कह सकते हैं कि कौम को एक बुखार चढ़ गया है या पूरी कौम एक ख़ास असबियत का शिकार हो गई है। इब्न खल्दून ने कहा है कि वही कौम दुनिया में तरक्की करती है, वही कौम दुनिया में फतूहात हासिल करती है, वही कौम एक मजबूत मुमलकत की बुनियाद डालती है जिसमें कुछ ख़ास किस्म की असबियत मौजूद हो। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उस असबियत का नाम आप इश्क व मस्ती भी रख सकते हैं अगर वो पॉजिटिव है, और अगर वो नेगेटिव है तो आप उसे नस्ल परस्ती कह सकते हैं। जिस तरह के बीजेपी में है जो तासुब, वो एक और किस्म का तासुब है, और एक तासुब वो था जो चीनियों में था, उन्होंने अपनी कौम को उठा दिया, इनकलाब ले आए। तो नाज़रीन, अब हम उस आरफाना कलाम की तरफ चलते हैं। फ़ारसी में इसलिए साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो भी उसका तर्जुमा भी आपकी खिदमत में पेश करते रहें। फरमाया आपने, मनम महवे ख़याल ऊ नमी जानम कुजा रफ्तम, मनम महवे ख़याल ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम, शुदम गर के विसाल ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम, कि मैं उसके ख़याल में इतना महव हूँ कि नहीं जानता कि कहाँ जा रहा हूँ। मैं उसके विसाल में इतना गरक हूँ कि नहीं जानता कहाँ जा रहा हूँ। गुलामे रूए उ बूदम असीरे बुए उ बूदम, गुलामे रूए उ बूदम असीरे बुए उ बूदम, गुबारे कुए उ बूदम नमी दानुम कजा रफ्तम। फरमाया कि उसके चेहरे अनवर का ग़ुलाम हूँ और उसकी खुशबू का असीर हूँ, उसके कूचे की धूल हूँ, गर्दो गुबार हूँ उसकी गली का, और नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बेआमाह आशना गश्तुम बेआमाह आशना गश्तुम जे जानो दिल फिदा गश्तुम, फना गश्तम नमी दानुम कुजा रफ्तम। फरमाया कि उस चांद चेहरे का आशना होकर घूम रहा हूँ और जानो दिल फिदा किए हुए घूम रहा हूँ, अपने आप को फना किए हुए घूम रहा हूँ, खुद को फना करके घूम रहा हूँ और नहीं जानता कहाँ जा रहा हूँ। कलंदर बू अली हस्तम बना में दोस्त सर मस्तम, दिल अंदर इश्क ऊ बस्तम नमी दानुम कुजा रफ्तम। नाज़रीन, जो लोग फ़ारसी शायरी पढ़ते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर दोस्त का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मानों के मजाजी मानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इश्क हकीकी के हवाले से जितना भी आरफाना कलाम आप देखेंगे तो वहाँ पर जो दोस्त का लफ्ज़ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से इस्तेमाल करते हैं जो हमारे सूफ़ी शोरा हैं। तो इसी में फिर वो फरमाते हैं बू अली कलंदर के कलंदर बू अली हस्तम, मैं बू अली कलंदर हूँ, बना में दोस्त सर मस्तम, और दोस्त के नाम पर सरमस्त हूँ। दिल अंदर इश्क ऊ बस्तम, मेरे दिल में बस उसी का इश्क है।
नमीदानुम कुजा रफ्तम, और नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मनम ख्याले मनम महवे ख्याल ऊ, नमीदानुम कुजा रफ्तम, मैं उसके ख्याल में महव हूँ और नहीं जानता कहाँ जा रहा हूँ। नाज़रीन, जब कोई कौम इस हद तक इश्क और सरमस्ती में डूब जाती है तो फिर वो ये नहीं देखती कि वो कहाँ जा रही है, वो सिर्फ ये देखती है कि उसका कायद किस तरफ जा रहा है। जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो हर फरमान था लोगों के लिए वो हरफ आखिर हुआ करता था। आप इसकी मिसाल नाज़रीन एक बहरी जहाज़ के जो कप्तान है उसकी ले सकते हैं, या जो ट्रेन का ड्राइवर है। अब जब लोग ट्रेन में सवार हो जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ड्राइवर गाड़ी सही चला रहा है कि नहीं चला रहा, वो कहाँ पर ब्रेक लगाता है, कहाँ पर नहीं लगाता, किस स्टेशन पर रुकता है, उन्होंने अपना पूरा एतमाद उसके हवाले कर रखा था। जिस तरह कोई तैयारे पर आप सवार होते हैं तो आप ये नहीं देखते कि ये तैयारा सही उड़ा रहा है कि गलत उड़ा रहा है। जिस तरह आप बहरी जहाज़ पर सफ़र करते हैं तो आप ये नहीं चेक करते कि भाई ये किस तरफ लेके जा रहा है, तूफ़ान आया है तो इसने क्या फ़ैसला किया। तूफ़ान से फिर लड़ना कप्तान का काम होता है, फैसले करना, बाकियों ने उस पर अंधा एतमाद करना होता है। ये एक जो सियासी काफिला है उसकी, वो भी एक जहाज़ की तरह ही समझ लें आप उसे, एक ट्रेन की तरह। तो जिसका जो जितना अच्छा कप्तान होगा, जितना समझ लें कि मंझा हुआ वो खिलाड़ी होगा, जितना साहिब बसीरत वो होगा, तो वो कौम को मंजिल पर पहुंचा देगा। और अगर कोताह अंदेश होगा, ज़ाती मफादात का असीर होगा, तो वो हर फैसला अपनी ज़ाती सोच के तहत करेगा, इसलिए उनको गड्ढे में गिराएगा। फ़ारसी की बड़ी मशहूर नाज़रीन एक कहावत, इसका मतलब ये है कि अगर आप अंधे को अपना गाइड बनाएंगे, अपना कायद बनाएंगे, तो वो आपको गड्ढे में ले जाकर ही गिराएगा। तो इस वक्त हम जिस दलदल में, जिस गड्ढे में गिरे हुए हैं मुआशी बदहाली के और बदअमनी के, तो ये जो 40 साल से हमारे ये जो कप्तान थे, जो हमारे हुक्मरान थे, ये उन्हीं का किया धरा है। और अब हम ये चाहते हैं कि ये एक बार फिर आए और हमें ये दुरुस्त करके, भाई जो मुसलमान है वो तो एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता, आप चौथी पांचवी बार कौम को डसवाना चाहते हैं। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। और इसी हवाले से ये जो गुफ्तगू है आरफाना कलाम की, वो भी यही है कि जब आप इश्क सरमस्ती में डूब जाते हैं, जब आप अपना एतमाद और यकीन किसी एक शख्सियत पर कायम कर लें, या सबसे बड़ा एतमाद और यकीन तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर है, कि जब आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर एतमाद आ जाता है, यकीन कामिल पैदा हो जाता है, तो ये जो दुनियावी गुलामी की जंजीरें हैं वो आप तोड़ डालते हैं। ये सब खौफ और दहशत जो है, ये खौफ भी एक शिरक है। इस पर हम एक अलग नाज़रीन वीडियो बनाएंगे, उसकी हमने काफ़ी सारी रिसर्च करके रख लिया। अल्लामा इकबाल के इस हवाले से बहुत से अशार हैं, उनसे भी रहनुमाई लेंगे, वो भी फ़ारसी में है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आप उस वीडियो को भी इंजॉय करेंगे और उससे आपका जो यकीन कामिल है कि आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ेगा, उठेगा और इनकी तमाम तदबीरें नाकाम हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो फिर आपका जो अज़्म और यकीन है वो मज़ीद मजबूत होगा। और आखिर में एक बार फिर कि कलदर बू अली हस्तम बना में दोस्त सरमस्तम, कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पे सरमस्त हूँ। तो ये कैफियत जिस दिन आप में तारी होगी, हम में तारी हो गई नाज़रीन, तो फिर हम इमरान खान का साथ इसलिए नहीं देंगे कि जनाब इमरान खान बड़ा अच्छा लीडर है और इसलिए हम उसके साथ हैं, नहीं। फिर आप इमरान खान का साथ इसलिए देंगे कि आप समझेंगे कि अल्लाह ने मुझे ये इस चीज़ का हुक्म दिया है कि मैंने जुल्म को जुल्म कहना है, गलत काम को गलत कहना है और घर में नहीं बैठे रहना। ये अल्लाह का हुक्म है नाज़रीन। ये इमरान खान का हुक्म तो हम टाल सकते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म हम नहीं टाल सकते। जब हम वो इश्क व मस्ती की और इश्क इलाही की कैफियत तारी हो जाएगी तो फिर हुकूमत इलाही कायम होगी। हुकूमत इलाही क्या है, इस पर भी एक वीडियो हम इंशाअल्लाह ज़रूर बनाएंगे। पूरी एक नज़म है अल्लामा इकबाल की फ़ारसी की हुकूमत इलाही के हवाले से, उसका हम जब तर्जमा और तशरीह पेश करेंगे तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए हम अक्सर अपने नाज़रीन से ये कहते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, जो हमारी अगली वीडियो होगी उसके लिए जो लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर पाए उनको लिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो हमारा ये जो हैंडल है यूट्यूब चैनल का वो याद कर लें। बहुत आसान है, @NPUSA1 1 एक हिंसा लिखना है, एक और उससे पहले जो NPUSA ये जो हरूफ हैं वो लिखने हैं, @NPUSA1। तो आप जैसे ही लिखेंगे यूट्यूब सर्च में ये सामने आपका अपना ये चैनल आ जाया करेगा। नाज़रीन, चीन और सऊदी अरब के दोस्ताना दबाव
کے بعد 8 فروری کے جو عام انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور کپتان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگلے 10 برسوں کے لیے ایک انقلابی ٹیم تیار کریں اور اس میں اپنے پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں سے اور مخلص رہنماؤں سے مشورہ لیں۔ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہی پیغام دیا گیا ہے، اور جو بیرون ملک ہمارے بہی خواہ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، دوست ممالک ہیں، دوست ممالک کے حکمران ہیں، خاص طور پر شہزادہ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں، جو عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، اور انہوں نے بڑا بھائی کہنے کی لاج بھی رکھی ہے اور حق بھی ادا کیا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو تفصیلات بتائی تھی ناظرین، کہ انہوں نے کہا کہ جب تک عمران جیل میں ہے میں پاکستان کا دورہ کرنے نہیں آؤں گا۔ بڑا انہوں نے ناظرین بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور اس طرح چین کی طرف سے بھی جو دباؤ آیا ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کی تفصیل آپ کو بتائی ہے، اور وہ دباؤ ہمارے اپنے فائدے میں ہی ہے کہ بھئی آپ اپنی آزاد خارجہ پالیسی اپنائیں، چین اور سعودی عرب کی بھی نہ مانے اور امریکہ کی بھی نہ مانے۔ جس طرح مشہور شعر ہے کہ علامہ اقبال کا، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو ہمیں وہ یہی کہا جا رہا ہے اور ہمارے فائدے کی بات ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران خان نے صلاح مشورے کیے ہیں کہ اس بار ہم نے کیسی ٹیم سامنے لانی ہے، اور جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ، اور جو طاقتیں پاکستان کے اندر اور باہر ہیں اور جو نئے اسٹریٹجک بلاک کے ساتھ پاکستان کے مستقبل کو دیکھ رہی ہیں، وہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، ہماری عدلیہ میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں، پولیس میں، فوج میں، ہر جگہ پر ہیں۔ تو ان کی طرف سے بھی عمران خان سے کہا گیا ہے کہ اس بار جب آپ کو حکومت ملے گی الحمدللہ، تو آپ نے پھر اس میں وہ جہانگیر ترین، علیم خان، اور کیا کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، وزیر دفاع پرویز خٹک، ایسے لوٹے لٹیرے آپ نے شامل نہیں کرنے۔ آپ مخلص لوگ لے کر آئیں، اور بلکہ کوشش کریں کہ نئی کو پود لے کر آئیں، نوجوان خون لائیں، تاکہ جو اگلے پورے 10 سال کا معاملہ بار بار ڈسکس میں آ رہا ہے، ہماری ویڈیوز میں بھی ہے، اس میں پھر پاکستان ایک دفعہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی بقا ناظرین داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ امریکہ نے انڈیا کو خطے کا تھانے دار بنا دیا ہے، اور انڈیا کی جو معیشت ہے وہ مارکہ کارگل کے بعد بہت تیزی کے ساتھ بڑے ایک انٹرنیشنل گیم پلان کے تحت 80-90 کروڑ ارب ڈالر سے وہ 600 ارب ڈالر تک لے کر گئے ہیں، یہی جو مغربی ممالک ہیں اس سے بڑے طریقے سے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرق اتنا زیادہ ناظرین پڑ جائے گا، اگر اب بھی ہم نہیں کھڑے ہوتے اور 10 سال کا ایک پیریڈ نہیں بناتے خود اٹھنے کے لیے، تو ہم سے انڈیا اتنا آگے نکل جائے گا، پھر ہمیں اسے چیز کرنا بہت ناممکن ہو جائے گا، رن ریٹ اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ اگر ایک ٹیم 800 900 یا 1000 سکور بنا لیتی ہے، تو دوسری ٹیم تو اتنا دباؤ میں آ جاتی ہے، پھر اسے 100 سکور بھی تیار نہیں بن سکتا اگر 60 70 80 اوور ہو ناظرین۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہی مناسب راستہ تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس طرف اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب صرف اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی، کچھ لازمی بات ہے، جو عالمی معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ دباؤ ہوتا ہے، اچانک یہ حماس والی اور اسرائیل والی جنگ بھی چھڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ مزید تیز ہو گیا، فیصلہ کرنا پڑا انہوں نے کہ چلو بھی دو، اب عمران خان کے وہ حکومت دو اور عام آزادانہ عام انتخابات کراؤ، کیونکہ یورپ کو اور امریکہ کو تو اپنی پڑ گئی، دو بڑی جنگیں ناظرین انہوں نے لڑنی ہے، ایک اسرائیل میں ایک یوکرین میں، پھر وہ ہمارے لیے ان کے پاس کہاں پیسہ اور ٹائم ہوگا۔ تو اس لیے اب ہمارا مستقبل ہمارے اپنے بلاک کے ساتھ وابستہ ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہے، چین ہے، روس ہے، یہ سارے جو دوست ممالک ہیں قریبی ہمارے، عراق ہے، انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ملائیشیا ہے، یہ سارے مل کر جب اکٹھے چلیں گے تو انشاءاللہ ملک کے حالات 10-5 سالوں میں بہت بہتر ہو سکتے ہیں، اور اسی طرف جا رہا ہے ملک۔ اور اسی حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس بار 0 کرپشن ریٹ ہونا چاہیے، ایسے لوگ آئیں کہ وہ نہ صرف باصلاحیت بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ تو اس حوالے سے عمران خان نئی ٹیم تیار کر رہے ہیں۔ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان میں ہم پہلے بھی نام لے چکے ہیں، ایک بار پھر لیتے ہیں کہ چین ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہے، ایران، قطر، ترکی، یہ روس بھی شامل ہو گیا اب تو ان میں، افغانستان بھی۔ تو ان سب کی طرف سے یہ دباؤ ہے، الگ الگ بھی ہے اور ایک بلاک کی صورت میں بھی ہے کہ بھئی آپ کا مستقبل ہمارے ساتھ وابستہ ہے، ہمارا آپ کے ساتھ ہے، آپ ہمارا چوراہا ہے، آپ ہمارا دروازہ ہے، آپ ہماری منڈی ہے، معاشی منڈی بھی ہیں، آپ سینٹر ہیں ساری جو نیا کھیل کھیلا جائے گا۔ تو خدا را آپ جلدی کریں اور یہ بار بار معاملات کو التوا میں نہ ڈالیں۔
ट्रक की बत्ती के पीछे ना खुद लगे रहें ना हमें लगाएं। यहाँ तक तो नाज़रीन कह दिया गया है, ज़राए का ऐसा कहना है, अब क्या बचा है। तो यही हालत देखकर अब जावेद हाशमी ने कह दिया है, वो करीब है उन हलकों के, उसने कहा कि ना तो मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनते हुए देख रहा हूँ ना शहबाज शरीफ को, और दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो इस्तकबाल हुआ है नवाज शरीफ का, वो अपने असरात नहीं छोड़ चुका, एक वक्ती असर उसने ज़रूर डाला, लेकिन जो तादेर असरात है इस इस्तकबाल के हवाले से बिल्कुल नहीं है और ना सामने आएंगे, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी मायूसी का इजहार किया है। जी नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कुछ बातें सेंसर हो गई हैं जावेद हाशमी के बयान की, और कुछ शाया हुई हैं, आप देख लेंगे आज और कल वो अखबारात में चैनलों पर आएंगी, और उन्होंने मुख्तसर यही बात की है कि जनाब आपका ये सारा जो गुब्बारा था वो उसमें से हवा निकल गई है। नाज़रीन, जो नई इनकलाबी टीम बनाई जा रही है उसमें हमने आपको बता दिया है कि कैसे लोग नहीं होने चाहिए, तो फिर कैसे होने चाहिए। अब हम उस तरफ आते हैं कि पुरखलूस जो हमदर्द हैं उनसे भी इमरान खान के सलाह मशवरे जारी हैं, वकला के ज़रिए भी उन्होंने अपनी बहनों को भी बार बार बुलाया है, मोहतरमा मुशर्रफ बीबी भी मुलाकात करके जा चुकी हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं का बिलवास्ता भी रब्ता हुआ है खान के साथ, और ज़राए का तो ये भी कहना है कि कुछ जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो रात के अंधेरे में उनके तर्जुमान मुसलसल आकर इमरान खान से उडियाला जेल में मुलाकातें कर रहे हैं, और उनकी उडियाला जेल मुंतकली का एक अहम राज ये भी था कि उनके साथ बहुत तफसीली सलाह मशवरे किए जाने थे इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर हलकों से, ख़ास तौर पर जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उनका भी अब तो नाम आना शुरू हो गया है। बहरहाल एक दिन ऐसा भी आएगा कि फिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम भी आएगा कि जनाब अब उनके साथ भी खुफिया मुलाकात हो गई है, आप उस दिन का इंतज़ार करें और फिर आपको समझ आ जाएगी कि जो हम आपके लिए ख़बरें लेकर आते थे वो दुरुस्त ही थी। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से कामरान बंगश, शहरयार आफरीदी, अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद जैसी जो शख्सियात हैं उनको शार्ट लिस्ट किया गया है, और पंजाब की वजारत आला के हवाले से मुनस इलाही, हमाद अजहर जैसे एनर्जेटिक और बासलाहियत रहनुमाओं के नामों पर गौर हो रहा है। और ये इन लोगों में क्या खसूसियत होनी चाहिए, क्या चीज़ देखी जा रही है, एक तो वो एनर्जेटिक हों और दूसरी खसूसियत वो यंग हों, यानी सियासी हवाले से कि 40-50, 35-40, 45 इस उम्र में हो, उम्र के इस हिस्से में हों, और दूसरा ये कि वो जज्बाती हों, मुखलिस किस्म के जज्बाती हों, एक फजूल किस्म के जज्बाती ना हों, और बासलाहियत हों, पढ़े लिखे हों, और फिर जिस तरह उस्मान बुज़दार की तरह ढीले ढाले और बिल्कुल इस तरह के सादा मजाज भी, इतने भी सादा मजाज ना हो कि मुल्क का निज़ाम ही ना चला सकें। तो ऐसे लोग लाए जा रहे हैं कि जो तेज़ भी हों लेकिन मुखलिस भी हों, लेकिन करप्शन भी ना करते हों, उनमें ये सारी खसूसियात देखी जा रही हैं। और मुराद सईद का आपको पता ही है कि दीवाना और मस्ताना और परवाना है इस PTI का, तो उसका नाम सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए जो लिस्ट बनी है उसमें पहले नंबर पर है। हमारी तरफ से रूपोश मुराद सईद को मुबारकबाद हो, आप भी उन्हें मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा, और बाकी शख्सियात को भी कि जिनके नाम उन्होंने एज ए कवर कैंडिडेट 3-4 नाम हैं जो हमने अभी लिए हैं वो होंगे, और पंजाब में जो नाम है वो भी 6-7 नाम है नाज़रीन, वो हम अगली वीडियो में बयान करेंगे कि जो मुनस इलाही और हमाद अजहर के अलावा हैं। और इसके अलावा जो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ है उसमें सबसे पहले कि ज़राए का ये कहना है कि सबसे पहली लॉटरी जो है वो मुराद सईद की निकलने वाली है, और इमरान खान जो ही इंतखाबी मुहिम शुरू होगी वो पहले अपने जलसे में भी पहले जलसे में ही वो या ऐलान कर देंगे कि जी हमारा खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला का उम्मीदवार मुराद सईद होगा, और पंजाब से मिसाल के तौर पर हमाद अजहर होगा या मुनस इलाही, जो भी जिसका भी वो नाम फाइनल करेंगे। फिर ये होगा कि मैं वजारत आला के लिए सिंध की फ़लाँ को नामज़द करता हूँ, और इस तरह वो 3-4 लोगों के नामों की लिस्टें भी दे सकते हैं एक बंदे का नाम फाइनल करने की बजाय कि ये 5 लोग हमारे पंजाब के वज़ीर आला और गवर्नर के यहाँ से इनमें से लेंगे, इस तरह ये 4-5 लोगों में से हम खैबर पख्तूनख्वा के लेंगे वज़ीर आला और गवर्नर, इस तरह बलोचिस्तान और सिंध का भी वो नाम अनाउंस कर देंगे। और अपनी कबीना के हवाले से भी कि जनाब ये वफाकी कबीना जो होगी कि उसमें जो हम मेन वजारतें हैं इन 4-5 लोगों को देंगे, और ईवान अगले सदर मुमलकत के लिए स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के लिए भी वो जो अपनी जमातें होंगी उनके साथ मुशावरत करके वो पहले अनाउंस करेंगे। और इन सब में एक चीज़ कदर मुश्तरक होगी जो तय किया गया है, वो ये है कि वो बासलाहियत लाजमी हो, और दूसरी है कि वो यंग भी हों, क्योंकि ये जो टीम बनेगी इसने 5 साल या 3 साल 2 साल इसने 10 साल रहना है।
یہ بار بار ناظرین ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں، دنیا کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم یہ غیر مستحکم صورت ہے، نہ یہ سی پیک بن سکتا ہے۔ چین نے صاف کہہ دیا، انہوں نے کہا جی 5 سال والی حکومت بھی یہ کام نہیں کر سکتی، 10-15 سال کے لیے آپ ایک مستحکم سیٹ اپ بنائیں اور باصلاحیت لوگ بھی ہوں اور کرپٹ بھی نہ ہو اور وہ کسی خاص نظریے پر بھی قائم ہو، صرف ان کا مقصد اپنے ذاتی جیبیں بھرنا نہ ہو، اس طرح کے لوگ لے کر آئیں تو پھر آپ دیکھیں پاکستان کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے اور گورنرشپ کے حوالے سے 4 جو ڈویژن ہیں وہاں سے جو امیدوار آ رہے ہیں، ایک ٹپ ہم آپ کو جاتے جاتے دے دیتے ہیں۔ لاہور ڈویژن، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان گجرات ڈویژن، یہ ڈویژن ہے جہاں سے کچھ لوگوں کے ناموں پر غور جاری ہے۔ سندھ بلوچستان کا بھی اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے، اور اس وقت تک کے لیے ناظرین اپنے میزبان عبدالقدوس کو آپ اجازت دیجیے۔ آپ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔